Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. Guys, this is class number 11 of JRF winner batch for UGC Net JRF and सेट एग्जाम। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी स्पेशल रहने वाली है बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स मुझसे बोल रहे थे कि सर इस टॉपिक को कवर करिए और ये एग्जाम के लिए आपके 5 स्टार रेटिंग वाला टॉपिक है। यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं। सो द टॉपिक इज कमिटीज एंड कमीशंस ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन के ऊपर जो कमीशन बने हैं, एजुकेशन से रिलेटेड जो कमीशन बने हैं इंडिया में, इससे रिलेटेड जो है आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और अपकमिंग एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। सो इस टॉपिक को काफी अच्छे से कवर करना है। आज की इस वीडियो क्लास में मैं आपको इस टॉपिक को कवर करवाने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी वर्क फ्रॉम होम करके, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। वैसे तो अभी आप नेट जारी की तैयारी ही करो, अभी तो आप इसके चक्कर में मत पड़ो। जब एग्जाम वगैरह हो जाए तब आप वर्क फ्रॉम होम या पार्ट टाइम जॉब के लिए देख सकते हो अगर आपको जरूरत हो तो आप सिंपली सर्च करना यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना वर्क फ्रॉम होम जॉब करके, तो ये वीडियो आ जाएगी यूट्यूब पर जिसको आप देख सकते हो। और आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। इसके जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। मैंने इससे पहले थ्योरी कवर करवा रखी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज करके नाम है इसका। मैंने पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स के जो एवरग्रीन टॉपिक होते हैं मैंने इसके थ्रू कवर करवाए हुए हैं आपको। सो अभी तक आपने टॉपिक्स को नहीं देखा तो देख लीजिए, बिकॉज ये टॉपिक ऐसे हैं जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन बनते हैं। मैंने उसे उन्हीं टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। सो इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ये प्रैक्टिस PYQs नहीं है, ये आपके, ये तो गलती से स्लाइड डाल दी मैंने। ये जो क्लास है ये है आपकी कमेटीज एंड कमीशन के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। वैसे कल की क्लास में एक क्वेश्चन, क्लास नंबर जो 10 थी हमारी, उसका एक क्वेश्चन मैंने दिया था आपको होमवर्क में कि इस सीरीज का बताना है कि आपको नेक्स्ट टर्म क्या होगा। नेक्स्ट 2 टर्म्स बताने थे। तो सीरीज थे आपके 60, 30, 20, 15, इसके नेक्स्ट 2 टर्म बताने थे आपको। तो ऐसे देखो, आपको सीरीज से पता चल रहा होगा कि जो सीरीज है वो कुछ इस तरीके से बन रही है कि 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ गया। फिर अगेन हम 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा। देखो यहाँ पे 60 को 2 से डिवाइड किया तो 30 आ गया। 60 को 3 से डिवाइड किया तो 20, फिर 60 को 4 से डिवाइड किया तो 15। मतलब कहने का कि आप एक तरीके से जो 60 है उसी को डिवाइड करते जाओ 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, जो नेक्स्ट नंबर आपको मिलते चले जाएंगे। तो ये सीरीज है कुछ इस तरीके से थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 12 एंड 10 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आप लोग मुझे बताओ कि क्या आपने इसी आंसर को कमेंट किया था? चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो गाइज, हाँ, अब जब डिस्कस करेंगे राधा कृष्णन कमीशन 1948 1949 में इसको बनाया गया था। सो दिस वाज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन पोस्ट इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद का पहला जो कमीशन था वो यही था। आज़ादी से पहले का जो कमीशन था वो था हंटर कमीशन। आज़ादी से पहले हंटर कमीशन बना था। अगर आपको पता है हंटर कमीशन कब बना तो कमेंट करके बताइए, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको हंटर कमीशन बताऊंगा आगे की इस क्लास में। सो दिस वाज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद बना था 1948 में। इट वाज कमीशन अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो इन्हीं के नाम से ही जो है फेमस है ये राधाकृष्णन कमीशन के नाम से। वैसे इस कमीशन का नाम था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इस नाम से इसको जाना जाता था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। याद रखना, इस नाम को भूल मत जाना। और इसी कमीशन को हम राधाकृष्णन कमीशन के नाम से जानते हैं। इट सजेस्टेड दैट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन बाय सेटिंग अप यूजीसी। तो इस कमीशन ने कहा था कि भाई यूजीसी को स्टैब्लिश करो और वो जो है सेकेंडरी एजुकेशन को और हायर एजुकेशन को तरीके से इंटीग्रेट करेगी। इट वाज सेटअप टू इंक्वायर इनटू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो हायर एजुकेशन इंडिया में उस टाइम पर क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि जस्ट देश आज़ाद हुआ था तो नहीं पता था कि किस तरीके से क्या आगे का प्रोग्राम होना चाहिए हायर एजुकेशन का। तो इसीलिए इसको सेटअप किया गया था कि आप बताइए कि क्या किस तरीके से आगे स्टडी करवाया जाए बच्चों को। टू डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यूज, पीस एंड हार्मनी। तो ये जो 3 वर्ड है आपको अच्छे से याद रखने हैं। देखो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो है इनको भी मैं समझा देता हूँ कि लोकतांत्रिक मूल्यों को, शांति को और सद्भाव का विकास करना था। इस कमीशन ने बोला था कि इन चीज़ों पर हमें फोकस करना है ताकि हायर एजुकेशन में जो है बच्चे काफ़ी अच्छे से आगे बढ़े, पढ़ते रहें। तो आगे वाली स्लाइड हिंदी में भी, आप चाहे तो हिंदी में भी रोक करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पुट फॉरवर्ड रिकमेंडेशंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन द लाइट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री एंड इट्स ट्रेडिशंस। देखो गाइस, उस टाइम पर इंडिया में इस इतने बड़े लेवल पे हायर एजुकेशन नहीं था, तो उसको आगे बढ़ाने की बात कही गई थी। ठीक है, तो देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके उसकी परंपराओं के आलोक में विश्वविद्यालय शिक्षा के पुनर्गठन के लिए सिफारिशें रखी गई थी।
तो उस टाइम पर जस्ट देश आज़ादी हुआ था, तो हमें उस टाइम पर पुनर्गठन करना था, मतलब एक तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन करना था यूनिवर्सिटीज़ का, टू डेवलप ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हु कैन गिव देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो यही बोला गया कि भाई हमें इस तरीके से पढ़ाना चाहिए बच्चों को अभी से, ताकि ये फ्यूचर में चल के अच्छी बड़ी पर्सनैलिटी बने जो कि कंट्रीब्यूशन दें पॉलिटिक्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडस्ट्री में, कॉमर्स में, बिजनेस करें लोग अपना। तो इनको अच्छे से पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को, हायर एजुकेशन अच्छी मिलनी चाहिए ताकि इन फील्ड में एक्सप्लोर करें लोग। दिस कमीशन वाज फॉर्म मेनली टू एड्रेस द इशू फेस्ड बाय द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। तो गाइस देखो इसका मेन फोकस यही था कि देखो नाम ही यही था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, क्योंकि नाम ही यही था, तो आपको पता चल गया होगा कि मेन फोकस था इसका कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज के ऊपर कि भाई इसमें हायर एजुकेशन को हमें किस तरीके से स्ट्रांग बनाना है इंडिया में, है ना। तो ये जो था राधा कृष्ण कमीशन, इस तरीके से इसने रिकमेंडेशन दी और ये जो है काम किए। तो यहाँ पे हिंदी मीडियम में भी है, अगर आप चाहें तो उसको वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट कमीशन बनाया गया कोठारी कमीशन 1964 एंड 1966 में। अच्छा, कमीशन और बहुत सारे बने हैं, बनते रहे हैं और बनते रहेंगे, बट यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज की क्लास में, ये वो कमीशन है जो कि एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो इसलिए मैं उन कमीशन को, उन कमेटीज को कवर कर रहा हूँ। सो इस नाम को अच्छे से याद कर लीजिए, कोठारी कमीशन। इसका दूसरा नाम था नेशनल एजुकेशन कमीशन, इस नाम से भी जाना जाता है इसको, पॉपुलरली नोन एज कोठारी कमीशन, was an ad hoc commission set up by the government of India to examine all aspect of educational sector in India। अब यहाँ पे बात की जा रही है ऑल एस्पेक्ट, मतलब स्कूल भी हो, यूनिवर्सिटी भी हो, कुछ भी हो, to evolve a general pattern of education and to advise guidelines and policies for the development of education in India। तो इस कमीशन को इसलिए बनाया गया था कि भाई कंप्लीट ओवरऑल आप हमें बताइए कि क्या करना चाहिए। इसको बनाया गया था 1964 में 14 जुलाई को, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दौलत सिंह कोठारी, और इन्हीं के नाम से फेमस है, कोठारी कमीशन के नाम से। जो उस टाइम पे चेयरमैन थे यूनिवर्सिटी के नाम कमीशन के, तो उन्हीं के अंडर इसको बनाया गया था। द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द कमीशन वर टू फॉर्मुलेट द जनरल प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द प्राइमरी लेवल टू हाईएस्ट एंड एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन स्टैंडर्डाइज्ड नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो वैसे देखो यहाँ पे ध्यान से समझना कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि प्राइमरी लेवल से लेकर के हाईएस्ट, मतलब हायर एजुकेशन भी है, प्राइमरी स्कूल लेवल भी है, सब कुछ ही यहाँ पर जो है इनके डेवलपमेंट के लिए इसको बनाया गया था कि किस तरीके से इनको डेवलप किया जाए। सो मेडिकल एंड लीगल स्टडीज वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ द कमीशन। याद रखना कि इस कमीशन में, कोठारी कमीशन में, लीगल स्टडीज को और मेडिकल स्टडीज को यहाँ पर एग्जामिन नहीं करना था। इसको कमीशन को बोला गया था कि आप इस सेक्टर को छोड़ करके बाकी हर सेक्टर की हमें जानकारी दीजिए कि किस तरीके से हमें इस चीज को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए एजुकेशन को इंडिया में। Kothari Commission's report focused on education and national development. The tendency of the commission was from 1964 to 1966 and report जो है सबमिट की गई थी 1966 में, 29 जून 1966 में। तो 1964 में बना और 1966 में जो इसकी रिपोर्ट सबमिट की गई। तो इस तरीके से जो है इस कमीशन ने काम किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बाकी हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप जितने भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से हैं आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। वैसे मैं एक्सप्लेन तो हिंदी में ही कर रहा हूँ, आई थिंक आपको सभी को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमीशन था आचार्य नरेंद्र देव कमेटी करके, और ये जो है 1929 के आसपास जो है रिपोर्ट किया इसने। दिस was concerned with education and its organization in relation to political and constitutional conditions and potentialities of progress। तो यहाँ पर एक बार मैं हिंदी में भी गो थ्रू करवा देता हूँ आप सभी को। इसका संबंध राजनीतिक और संवैधानिक स्थितियों और प्रगति की संभावनाओं के संबंध में शिक्षा और उसके संगठन से था। तो यहाँ पर जो है शिक्षा का भी और साथ के साथ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। द टर्म्स ऑफ रेफरेंस इम्पोज्ड सीरियस लिमिटेशंस ऑन द कमेटी एंड नैरोड डाउन द स्कोप ऑफ इट्स इंक्वायरी। तो यहाँ पर जो है सीरियस लिमिटेशंस लगाई गई थी, इम्पोज की गई थी। संदर्भ की शर्तों ने सीमित पर गंभीर सीमाएं लगा दी, इसकी जांच का दायरा सीमित कर दिया गया। तो क्योंकि देखो उस टाइम जो है आज़ादी से पहले जो चीज़ें हुआ करती थी वो काफ़ी अलग हुआ करती थी। द कमेटी हाउएवर एक्चुअली सर्वे द एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, स्टडीड द साइलेंट फैक्ट ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, एग्जामिन द कॉग्नेट प्रॉब्लम्स एंड इफेक्ट ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ऑन एजुकेशनल प्रोग्रेस। तो वही है कि यहाँ पर भी जी जो है एजुकेशनल रिफॉर्म और एजुकेशनल प्रोग्रेस करने की बात जो है इसमें कही गई, पॉलिटिकल रिफॉर्म करके। द कमेटी सबमिटेड दिस रिपोर्ट टू हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट इन 1929। द रिपोर्ट इज ए वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट एंड बीइंग इट्स फर्स्ट इन द फील्ड। तो ये आज़ादी से पहले की बात है और उस टाइम पर जो कमेटियां थी इतना खुल के काम नहीं करती थी, और उस तरीके से जो है आप देख सकते हैं अंग्रेजों के टाइम का जमाना रहा होगा ये। तो एजुकेशन का प्रोग्रेस, एजुकेशनल प्रोग्रेस
को लेकर के जो है उसी तरीके के यहाँ पर रिकमेंडेशन दी गई होंगी, उन चीज़ों को ध्यान में रख करके। तो आगे वाली स्लाइड में हिंदी मीडियम में भी है ना, तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका मुदलियार कमीशन, ये काफी फेमस है और इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। आप देखो नाम से पता चल रहा है कि सेकेंडरी एजुकेशन के लिए इसको बेसिकली बनाया गया था। कब बनाया गया? 23 सितंबर 1952 1952 में। द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन नोन एज मुदलियार कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in terms of their resolution to bring changes in the present education system and make it better for the nation। तो ये जो है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, जो कि वाइस चांसलर थे मद्रास यूनिवर्सिटी के, उनके अंडर इसको बनाया गया था। ठीक है, सो इस आयोग के नाम से जाना जाता है, किस नाम से? मुदलियार आयोग के नाम से। माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है इस पर्पस इसको बनाया गया था। और इस कमीशन का मेन पर्पस क्या था? वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने और इससे किस तरीके से इंडिया में और बेहतर तरीके से स्टडी करवाई जाए सेकेंडरी एजुकेशन में, तो उसके लिए जो है इस कमीशन को बनाया गया था। नेक्स्ट कमीशन था आपका नेशनल पॉलिसी एजुकेशन। खैर ये तो एक एनईपी थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि अभी 2020 भी आप सभी को पता है, उसको हमने भी डिस्कस किया था पिछली क्लासेस में। ये 1986 में जो है बनाई गई थी एनईपी 2020। तो उस टाइम पर क्या कुछ था इसके अंदर, किसने कौन लेकर के आया था? तो 1986 में बनी थी ये न्यू नेशनल पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता था ऑन एजुकेशन। वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पर जो थे राजीव गांधी जी। दिस पॉलिसी कॉल्ड फॉर स्पेशल एम्फेसिस ऑन द रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज एंड टू इक्वलाइज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज स्पेशली फॉर इंडियन वीमेन हो गया, SC ST हो गए। तो वैसे देखो आज के टाइम पर तो काफी छुआछूत कम हो चुका है, बट उस टाइम पर 1986 के टाइम पर ये बहुत ज्यादा था, हद से ज्यादा था। मतलब इतना ज्यादा था SC ST को लेकर के, इतना ज्यादा छुआछूत हुआ करती थी कि जिस गली से निकलते थे SC ST वाले, तो या मान लो कोई ऐसी जगह पे जाके बैठ गया SC ST जो कि काफी मतलब अपर क्लास की जगह है, तो वहां पर साफ सफाई की जाती थी, पानी छिड़क दिया जाता कि भाई यहाँ पर SC ST बैठा था। तो सोचो किस लेवल की छुआछूत रही होगी। और स्कूल में स्टडी करने जब जाते थे बच्चे, तो उन बच्चों को अलग ही बिठाया जाता था, मतलब आगे बच्चे बैठे हैं और SC ST बच्चों को बोला जाता था जाओ पीछे जाके बैठो जाके वहाँ पे स्टडी करो क्लास के एंड में। तो इस तरीके की जो चीजें उस टाइम देखने को मिली। और विमेन एजुकेशन तो खैर इंडिया में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है पहले से भी, और आज के टाइम पर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि विमेन को ज्यादा स्टडी नहीं करवाई जाती है। पहले तो बहुत ही नहीं करवाई जाती थी, अब तो फिर भी पहले से बहुत ठीक हो गया है मामला। SC ST के मामले में भी पहले से काफी चीजें सुधरी हैं, बट अभी भी उस लेवल की इक्वालिटी नहीं जिस लेवल की होनी चाहिए। तो इस चीज को मेन फोकस करके बोला गया कि भाई सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इक्वलाइज करना चाहिए। तो ये जो है इस पॉलिसी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट बात रही थी उस टाइम पर, उस टाइम की नीड थी। खैर द पॉलिसी इंट्रोड्यूस एन ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम इन ऑर्डर टू एक्सपेंड द अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सेस टू हायर एजुकेशन विद द इग्नू, इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी करके, विच हैड बीन क्रिएटेड इन 1985। तो इस ईयर को भी याद कर लीजिए, बिकॉज कई बार क्या होता है कि यूनिवर्सिटी के एस्टेब्लिशमेंट के ईयर पूछ लिए जाते हैं, तो इग्नू काफी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी रही है इंडिया के लिए। ओपन यूनिवर्सिटी जो है सिस्टम बनाने की बात यही थी इस वाले एनईपी के अंदर। सोचो अगर ये वाली एनईपी ना आई होती उस टाइम पर, तो आज इंडिया में ओपन एजुकेशन जो डिस्टेंस मोड से एजुकेशन होता है वो नहीं हो रहा होता है ना। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट रहा उस टाइम पर, उस टाइम की नीड थी कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग हाउस वाइफ है, जो घर पे रहकर के स्टडी करना चाहते हैं, तो आप लोग ओपन से स्टडी भी कर सकते हो। इग्नू फिर उसके बाद इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी बनाएगी जहाँ पर अब जो है स्टूडेंट्स ओपन से स्टडी कर सकते थे। एनईपी कॉल फॉर अ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच और इन प्राइमरी एजुकेशन, तो यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच जो है वो की बात कही गई। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्च रहा इसके अंदर, दैट वाज ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इससे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन बन चुका है यूजीसी नेट में। तो इसका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब था टू इम्प्रूव प्राइमरी स्कूल नेशन वाइड, मतलब हमें प्राइमरी लेवल पे बच्चों को बहुत ही अच्छे से एक तरीके से ऑपरेशन लेकर के आना, ताकि हर बच्चा जो है प्राइमरी लेवल पे अच्छे से पढ़ सके और इनकरेज किया जा सके इनको एडमिशन के लिए इसके अंदर। तो ये कुछ ही चीजें हैं जो कि बहुत अच्छे से आपको समझनी चाहिए। एक तो SC ST वुमेन के लिए बहुत मेन फोकस किया गया, इक्वालिटी की बात कही गई, फिर ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम की बात कही गई इसके अंदर, इसके अलावा चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की बात कही है, और इसके अलावा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो कि बच्चों की प्राइमरी स्कूल को इम्प्रूव करने की बात कही गई। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपको अच्छे से याद रखने हैं इस पॉलिसी के अंदर, कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, बाकी हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो मैंने एक्सप्लेन हिंदी में किया है, तो आपको समझ आ गया होगा, बट अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट आपका इसमें नॉलेज कमीशन। नॉलेज कमीशन वाज आल्सो नोन एज नेशनल नॉलेज कमीशन, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। इट वाज अ थिंक टैंक ऑफ पॉलिसीज दैट एम्ड टू इम्प्रूव द नॉलेज इंटेंसिव सर्विस सेक्टर। दिस कमीशन वाज क्रिएटेड ऑन 13th June 2005 बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, इन्होंने इस कमीशन को बनाया था। अब इसकी जो मेन रिकमेंडेशन थी उसको समझ लेते हैं, क्योंकि यही एग्जाम में पूछी जाती हैं।
एक ये था क्रिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी की क्रिएशन के लिए इसके अंदर बात कही गई थी, मेन फोकस इसी पर रहा था। द कमीशन एम टू एक्सपेंड द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, और मतलब इसको एक्सपेंड करने की बात कही गई थी कि भाई अब जितने हमारे पास यूनिवर्सिटी है वो तो है, इसको एक्सपेंड करो और नई यूनिवर्सिटीज बनाने की जो है इसमें बात कही गई थी। तो ये बोला गया था दैट इट सजेस्टेड द क्रिएशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1500 यूनिवर्सिटीज बाय द ईयर 2015 बाय पार्शियली रिकंस्ट्रक्टिंग द एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी। तो जो ऑलरेडी बनी हुई है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है, उसमें और क्लासरूम और कैपेसिटी बढ़ानी है उन यूनिवर्सिटीज के एडमिशन के लिए, और नई यूनिवर्सिटीज बनानी चाहिए। द कमेटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 15 न्यू नेशनल यूनिवर्सिटीज एंड नेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन को नेशनलाइजेशन करने की बात भी यहाँ पर कही गई थी। तो ये जो थी कुछ रिकमेंडेशन थी नॉलेज कमीशन की, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग ज्ञान आयोग, 2005 में जो है बना था। इसके बाद जो आया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आप सभी के साथ। ये जो क्लास है आप देख सकते हैं, क्लास नंबर 6, क्लास नंबर 7, क्लास नंबर 8, इसमें मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके डिस्कस किया हुआ है, और ये हमारे इसी विनर बैच का पार्ट है। तो आप अगर देख रहे हो इस वाली क्लास को जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, तो इससे पहली क्लास भी आप देख लीजिए, ठीक है। बाकी नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आप यूट्यूब पे सर्च करना है यूजीसी नेट मेट्रो, आगे लिख देना NAP 2020, तो भी क्लासें आ जाएंगी। तो आप इन क्लासेस को देख सकते हो, और अभी तक नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। और देखो कुछ मैंने यहाँ पर लिस्ट बना के डाल दी है ताकि आप लोग याद रखिए कि भाई कौन सी कमेटी कब बनी थी। तो वुड कमीशन बना था 1854 में, ठीक है। अगर इतना भी याद कर लोगे तो काफी रहेगा, बिकॉज जनरली इसके अंदर ये पूछा जाता है कि कौन सा कमीशन कब बना था। डलहौजी जो थे इसके जनरल गवर्नर थे। फैक्ट जो है इधर गिवन है, इट इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो इसका तो सिंबल मतलब ये है कि भाई जो इंडिया में उस टाइम गवर्नमेंट थी, या कोई भी सरकार है, या कोई भी है, राजा है या कोई मिनिस्टर है, तो वो लॉ से ऊपर नहीं है, उस सब लॉ के नीचे ही है, ठीक है। बाकी इसके अंदर जो है एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल की बात कही गई थी उस टाइम पर, और बेस्ड ऑन दिस 1857 3 यूनिवर्सिटीज वाज ओपन इन कैलकाटा, मुंबई एंड मद्रास। तो उस टाइम पर 3 यूनिवर्सिटी खोली गई थी, जो कि आप देख सकते हो नाम, कैलकाटा में, मुंबई में एंड मद्रास में, जो कि वुड कमीशन के रिकमेंडेशन पे खोली गई थी। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से कि ये जो यूनिवर्सिटीज है किस के रिकमेंडेशन पे ऊपर हुई थी। तो इसके बाद हंटर कमीशन बना था 1882 में, 1882 में लॉर्ड रिपन जो थे इसके गवर्नर रहे थे। इट वॉज फॉर्म अंडर द चेयरमैनशिप फॉर W हंटर टू रिव्यू द वर्क्स ऑफ द वुड कमीशन। तो जो पहले वाला कमीशन बना था वुड कमीशन, उन्हीं के काम को रिव्यू करना था। दिस कमीशन emphasized प्राइमरी एजुकेशन, इट मेड मोरल एजुकेशन कंपलसरी। तो यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया, मतलब ज़्यादा एम्फोसाइज किया इस कमीशन ने। इसके अलावा मोरल एजुकेशन को कंपलसरी करने को बोला गया कि बच्चों को सिखाओगे भाई मोरल वैल्यूज क्या होती हैं। इसके बाद रैली कमीशन था, यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहते हैं, 1902 में बना था, लॉर्ड कर्जन थे इसके गवर्नर। इट वॉज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ थॉमस रिले। बाय दिस कर्जन वांटेड टू एस्टेब्लिश गवर्नमेंट ऑफिस इन द यूनिवर्सिटीज। तो यहाँ पर एक बड़ा चेंज देखने को मिला। यहाँ पर जो लॉर्ड कर्जन थे वो ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट के ऑफिस है वो यूनिवर्सिटीज के अंदर भी होने चाहिए। तो ये जो है काफी एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला उस टाइम पर, मतलब एक बड़ी रिकमेंडेशन रही। सैडलर कमीशन बना 1917 में, लॉर्ड चेल्मसफोर्ड के गवर्नर थे इसके। इट्स प्रेसिडेंट वाज माइकल सैडलर। और उसके बाद बना लिंडसे कमीशन 1929 में, लॉर्ड इरविन थे इसके गवर्नर। इट्स प्रेसिडेंट वाज माइकल लिंडसे। तो ये कमीशन रहे हैं कुछ जो कि एजुकेशन से रिलेटेड बने हैं। इसके बाद कमीशन बना आपका वर्धा स्कीम आई 1937 में, लॉर्ड लिनलिथगो जो थे इसके गवर्नर रहे। इन 1937 महात्मा गांधी पब्लिश्ड अ सीरीज ऑफ आर्टिकल्स ऑन एजुकेशन इन हिज पेपर द हरिजन, पेपर का नाम था। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्धा स्कीम। तो ये जो है उस टाइम पर पब्लिश किया गया, 1937 की बात है। जाकिर हुसैन कमीशन बना 1937 उसी ईयर में, लॉर्ड उस दोबारा दोबारा से आपके जो ये गवर्नर थे यही थे, ठीक है। देन इट्स प्रेसिडेंट वाज जाकिर हुसैन। सप्रू कमेटी बनी, उसके द्वारा से जो गवर्नर थे वो यही थे, 1934 की बात है ये। इट्स प्रेसिडेंट वाज सर तेज बहादुर सप्रू। सर्जिन प्लान जो था इस नाम कमीशन का नाम रहा है, लॉर्ड वावेल थे इसके। और देन इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल की बात कही गई इसके अंदर, सेकेंडरी स्कूल, इट्स एम्फसाइज फ्री एजुकेशन। अब देखो क्योंकि अभी तक फ्री एजुकेशन की बात हमने कहीं नहीं देखी, बट अब इस कमीशन के अंदर फ्री एजुकेशन की बात कही गई थी। दैट वाज सर्जेंट प्लान। सर्जेंट प्लान के नाम से जो है ये बना था, लॉर्ड वेवल जो थे इसके गवर्नर रहे। फिर देश आज़ाद हो गया, फिर बना हमारा राधाकृष्णन कमीशन 1948 में, है ना। लॉर्ड माउंट बेटन इसके थे गवर्नर उस टाइम पर।
3 ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन वर सेटअप बाय दिस कमीशन, जो कि जनरल एजुकेशन है, कल्चर एंड वोकेशनल एजुकेशन है। तो ये थोड़ा सा आपको फैक्ट याद रखने हैं इस कमीशन के। फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बना यूजीसी, 1953 की बात है। ये इसी के रिकमेंडेशन में बनाया गया था। इंडियन गवर्नमेंट जो थी इसकी गवर्नर रही, मतलब एक तरीके से जिसने गवर्न किया। इट इज़ द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, जो कि तब बना था और आज तक वही चल रहा है अभी। और अभी बात चल रही कि यूजीसी को खत्म करके एक नया कमीशन, एक नई बॉडी बनेगी। देखते हैं क्या रहता है फ्यूचर में, कोई अपडेट आएगा बताऊंगा मैं आपको। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बना 1952 में। ये इट वाज मुदलियार कमीशन के अंदर था ये, जैसे अभी हम डिस्कस कर थोड़ी देर पहले ही। कोठारी कमीशन बना 1964 में। और हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो फैक्ट वगैरह तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर एजुकेशन कमीशन बना था, इसके लॉर्ड डफरिन थे। ये 1886 की बात है, आज़ादी से पहले बना था। रॉयल कमीशन था, फिर ली कमीशन था, ये भी काफ़ी पहले के कमीशन है। तो खैर ये तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देखो जो मेन इंपॉर्टेंट कमीशन यही वाले हैं आपके। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन हो गया, कोठारी कमीशन हो गया, जिसको ऑलरेडी मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इंपॉर्टेंट है, राधा कृष्ण कमीशन इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि फ्री एजुकेशन की बात कही गई थी, तो पहली बार किसने कही थी, तो सर्जेंट प्लान में जो है ये बात कही गई थी। तो ये जो है कमीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं, इनको अच्छे से आपको याद कर लेना है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई। बाकी कंप्लीट लिस्ट यहाँ पे गिवन है, आप एक बार सभी को गो थ्रू करें, याद कर लें, बिकॉज एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कहाँ से क्या पूछ लें तो कुछ कह नहीं सकते हैं ना, तो इसलिए आपको अच्छे से याद कर लेना है। गाइस देखो, जिस तरीके से मैंने आज की इस क्लास में पढ़ाया, इस तरीके से मैंने कंप्लीट कोर्स डिजाइन किया हुआ है, और जो कि जेआरएफ विनर बैच है जून 2024 के लिए। और अगर आप दिसंबर 2024 की तैयारी करें तो उसके लिए भी आप प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हो। क्या कुछ मिलेगा आपको, कंप्लीट 10 मिनट्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज। 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। तो गाइज आप यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, यूजीसी नेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवा रहे हैं। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जिनको डाउनलोड करके हम मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हैं। तो किस तरीके से ज्वाइन करना है आपको, सिंपली एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करिए फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अब अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे देखो, आप यहाँ पर ज्वाइन कैसे करें, थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो गया है ज्वाइन करने का। थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो चेंज हो गया है, आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है कोर्सेज को। अगर आप iOS यूजर हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको बाय का ऑप्शन दिखेगा ऐप के अंदर और आप वहीं पर डायरेक्टली बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एंड्रॉइड यूजर है, जब आप ऐप इंस्टॉल करेंगे आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज की लिस्ट दिख जाएगी। स्टोर वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे दिख जाएगा स्टोर वाला सेक्शन। जब आप स्टोर पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर कंप्लीट कोर्सेज की लिस्ट दिख जाएगी। देन जो भी आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, सपोज करो अगर आप 3 मंथ का कोर्स लेना चाहते हो तो आपने 3 मंथ वाला कोर्स ओपन किया। ओपन करने के बाद पहले यहाँ पर बाय का ऑप्शन दिखता था, अभी फिलहाल यहाँ पर टेम्परेरी बेसिस पे, हमेशा के लिए ऐसा नहीं हुआ है, टेम्परेरी बेसिस पे बता रहा हूँ। यहाँ पर आई एम इंटरेस्टेड लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अगर बाय का ऑप्शन दिख जाता है तो सिंपली बाय पे क्लिक करके प्रोसीड करो, खत्म करो काम। बट अगर आपको आई एम इंटरेस्टेड दिख रहा है तो आपको आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करना है। देन आपको आपके मोबाइल फोन पे एक मैसेज आएगा, जो कि BM इस तरीके से होगा, BMCRS, मतलब इस तरीके से कुल मिला के एक मैसेज आएगा, टेक्स्ट मैसेज भी आएगा। और आपके मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज के अलावा जिस नंबर से आपने हमारी ऐप इंस्टॉल करी उस नंबर से आपको व्हाट्सएप पे भी एक मैसेज आएगा, जो योर लर्निंग ऐप करके होगा, ठीक है। और ये वेरीफाइड होगा, इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पर वेरीफाइड का साइन होगा इस तरीके से। तो यहाँ पर लिखा होगा आपका नेम होगा, और जिस नाम से आपने लिखा है, हमारी ऐप का नेम एग्जाम मेंटर, आपने किस कोर्स में एनरोल करना चाहते हो वो लिखा होगा। प्लस यहाँ पर आपको लिंक दिया गया होगा पेमेंट करने के लिए, तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हो। फिर बाय नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पर बाय क्लिक करके आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। जैसे आप फी पेमेंट करेंगे आप ऑटोमेटिकली कोर्स में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, थोड़ा सा आपको समझ लेना है। और जैसे अगर टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आप पेमेंट करना चाहो तो टेक्स्ट मैसेज में भी आपको लिंक मिलेगा, जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप पेमेंट वाले पेज पे आ जाएंगे, और यहीं पे आपको पेमेंट पे नाउ का ऑप्शन होगा। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे आपकी फी जो है वो पे हो जाएगी, और आप ऑटोमेटिकली कोर्स में ऐड हो जाओगे। कुछ भी नहीं करना, ना आपको मुझे कॉल करना, ना मैसेज करना, सिंपली आप कोर्स में ऐड हो जाओगे। तो गाइस ये कंप्लीट प्रोसेस है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी आपके मन में किसी भी तरह कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना, और मैं आपको नंबर दे देता हूँ अपना, 88029191।
803। इस नंबर पे आप मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो कि सर क्या प्रोसेस है, अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन रहती है। बाकी मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया, आप पढ़े लिखे हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होगे, आपको इतना तो आइडिया होगा ही कि जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से करना है। सिंपल प्रोसेस है, कुछ भी इतना नहीं बहुत टफ हो जाएगा ना। तो सिंपल सा प्रोसेस आप इस तरीके से इनरोल कर सकते हो और अपनी जो तैयारी है वो एग्जाम टारगेट स्टार्ट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।